बहुत बहुत शुक्रिया। कल तो इतना तेज आंधी चला, पानी तूफान आया, कहाँ फंस आए थे? चल दिए थे घर से? जी बिल्कुल आए। अरे देख लिया करिए, मौसम ऐसे ना चल दिया करिए। हाँ, वहां नहीं था, यहाँ आते ही हो गया। हाँ, साहब 100 किलोमीटर की रफ्तार से। और क्या कुछ हुआ, तो मैं तो लगा कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आ गया था, लेकिन शो नहीं हुआ कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। तबीयत ठीक हो गई है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और बातचीत का जो आज मौजू है, जो बातचीत का जो आज टॉपिक है, वो है 8 साल मोदी सरकार। इस पर बातचीत होगी, कौन कितना सोचता है, कहां कितना पानी में। क्या नाम है आपका भैया? आगे हो, क्या नाम है आपका? जी तैयब। तैयब जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ बागपत। अरे बगल के ही हैं, तो बहुत अच्छी बात। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या कर रहे हैं स्टडी में? मैं अभी पैरामेडिकल कर रहा हूँ। पैरामेडिकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बातचीत करूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये सारे लोग कहाँ से आए हैं ड्रेस पहन के? वैशाली से आए हैं। वैशाली से? हाँ जी, हमारा सैलून है अपना, सीन मेकओवर। अच्छा अच्छा, बहुत जरूरत है। आप मेरे मान मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है मेरे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से हैं? कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक मौजूद जरूर, एक बातचीत का सिलसिला जरूर कश्मीर पे भी आएगा। और आज का जो पैनल है बहुत बड़ा है पैनल। उसका कारण भी है कि मैंने वकील भी बुलाए हैं, टीचर भी बुलाए हैं, और वो तमाम सारी फील्ड के इकोनॉमिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ेंगे। और जो आज की बातचीत है वो ये कि माई बाप सरकार वर्सेस सेवक सरकार। कहते कि वो जमाना नहीं रहा जब माई बाप सरकार हुआ करती थी पहले। 2014 से कहती है बीजेपी, 2014 से पहले का वक्त याद करिए। वो वक्त ये था कि माई बाप सरकार थी, अब सेवक सरकार है। वो कहते हैं कि अब रसोई से धुआं नहीं उठता, अब गैस सिलेंडर है। आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। वो तमाम सारे मुद्दे, जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए सरकार कहती है कि मैं खड़ा हूं या खड़ी हूं। वो कहते हैं कि मुफ्त इलाज हमने दिया है, लेकिन इसके तमाम और पैरामीटर्स हैं जो बातचीत के लिए जब आप सामने होते हैं जनता के, तो बातचीत और अच्छी होती है। तो लिहाजा आज कश्मीर से भी मुझे लोग दिख रहे हैं, मेरठ के भी लोग दिख रहे हैं। आप कहां से हैं? आगे आइए, पास आइए। अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, आइए पास आइए। कहां से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। और भाजी आप कहां से हैं? दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात। क्या ले लिया इसके अंदर? क्या ले लिया? ट्रेन है। कहां जा रहे हैं? गाजीपुर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ट्रेन लोग स्टेशन पास है तो लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा वक्त कट जाता है। आपका भी वक्त कट जाए। आप कहां से हैं? हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो मैं समझ गया, लखनऊ का आपने वो चिकन पहन रखा है। कहां से हैं आप? यहाँ वसंत कुंज। वसंत कुंज में क्या लगा? और यूपी में कहां से हैं? लखनऊ के। लखनऊ से, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये सवाल रखना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जनता कुछ बोलना चाहेगी, बातचीत करना चाहेगी, हाथ उठाएगी, मैं आता जाऊंगा। लेकिन क्योंकि पैनल आज बहुत बड़ा, वक्त गवाया नहीं जा सकता, तो माई बाप, हाँ जी, माई बाप सरकार वर्सेस सेवक सरकार, और यही मुद्दा है। और सवाल मेरा सबसे पहला यह है कि आखिर इन 8 सालों में जो तब्दीलियां लोगों ने महसूस करी, कहां कितनी, वो मैं जानना चाहता हूं। ऑफकोर्स मैं यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, मुद्दा मैंने रख दिया। लेकिन जो मैंने लोगों को बुलाया है, चाहे वो वकालत के पेशे से हो, चाहे टीचर, बहुत जरूरी है, वहीं से पैरामीटर तय होता है कि आखिर कहां कितना लोग पहुंचे। तो सबसे पहले मैं जो लोग मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें। जयराम जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अमरीश रंजन जी कांग्रेस नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वित्तल चौधरी जी यूथ फॉर पनून कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता एक बार फिर से छुट्टी से लौट आए हैं और सीधे यहीं आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। ब्रिजेश भाटी भारतीय किसान यूनियन से आते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक प्रणाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और राजनीतिक विश्लेषक हैं और व्यंग्यकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योगेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयुष कौशिक हमारे साथ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ श्याम सुंदर पांडे जी टीचर हैं, गांव में भी जुड़े हैं और शहर में भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। औरंगजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं और एक दिन यहाँ पे आए थे, बोले थे, मैंने कहा जरूर आइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योगेश जी मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। बातचीत का सिलसिला अमूमन पॉलिटिकल पार्टी से शुरू हो जाता है, नहीं आज आपसे। आपको क्या लगता है कि इन 8 सालों में जो मैंने भूमिका दी, टू द पॉइंट, आपको क्या लगता है क्या तब्दीली आई,
क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा, कितने नंबर, कहाँ कुछ आप रखते हैं? जी खड़े रहिए जी। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन जब तक बेरोजगारी और महंगाई पे काबू नहीं आ पाएगा, तब तक सरकार की कामयाबी अधूरी है जी। ये मेरी ओपनिंग लाइन है सर। इसके आगे बढ़ते हैं हम जी, आगे बढ़िए जी। इसके अलावा जो आतंकवाद का मुद्दा है उसके ऊपर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त है। हाँ। सरकार की। हाँ। जीडीपी बढ़ी है, साथ हाँ। में इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। हाँ। उसको काबू करना बहुत जरूरी है सर। इन्फ्लेशन जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है महंगाई। जी जी। और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जैसे मैंने जिक्र किया वो बहुत बढ़िया रही है। ताक बड़ी है देश की बाहर। जबरदस्त जबरदस्त। चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और आने वाला फ्यूचर जो है वो हिंदुस्तान का है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी अता। अमूमन मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पूछूंगा। होता क्या है कि जैसे इधर से पूछो उधर पूछ रहे, जो लड़ाई होने लगती है और काम की बात रह जाती है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। आप दोनों को हाथ पकड़े हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि दोनों लोग आए हैं यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं श्याम सुंदर पांडे जी को खड़ा करना चाहूंगा। और आप गांव से भी हैं, जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी जो शहर में भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ तब्दीली क्या आई, एक बच्चे के अंदर क्या तब्दीली। 2 साल बहुत बेहद क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल रहे हैं जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे बड़ी चीज आप क्या महसूस। पहले ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना की महामारी आई, पूरे देश में एक जो कालिमा, एक गहन अंधकार छा गया था, उसमें एक सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा बदलाव जो ऑनलाइन एजुकेशन था, एक बहुत बड़े उजाले के रूप में देश में आया जी। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारे देश में जो एजुकेशन का बिल्कुल सारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब कुछ बंद पड़ गए थे। ऐसा लगता था बिल्कुल अब शिक्षा के क्षेत्र में अंधेरा छा जाएगा। डिजिटलाइजेशन जो हुआ उससे ताकत समझी देश ने। और गांव के रिमोट एरियाज में भी हर जगह स्मार्टफोन के माध्यम से, हालांकि एक लिमिटेशन रही, दूर दराज क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्र में अभी लोगों के पास वो लैपटॉप उतना नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, उतना स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर इन जनरल आप पूरे देश की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव रहा ऑनलाइन एजुकेशन। मैं तो कहूंगा भैया, अगर कोई चीज इस कोरोना के दौरान में हीरो बन के उभरा है तो ऑनलाइन एजुकेशन एक सुपर हीरो बन के निकली है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों हो गया? चॉकलेट की बात कर रहे थे हम अपनी। आपको यहाँ चॉकलेट की पड़ी, यहाँ पे सरकार सोच रही कैसा काम हुआ, कितना काम हुआ, नंबर कितने आए, पता चलना चाहिए। इनको चॉकलेट की पड़ी हुई है, गजब है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम हो गया? महिपत रावत। महिपत रावत जी, आपको क्या लगता है ये 8 साल कैसे रहे, आगे आइए जी। 8 साल बेमिसाल रहे हैं। ये लगा लो कि जो काम 60-65 साल में नहीं हुआ वो पिछले 8-10 साल में हो रहा। आप ये मान लो कि 60-65 साल की जो कमजोरी है, कमियां हैं, वो 8-10 साल में नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए। परंतु बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इन 8 सालों में जी। ऑफ कोर्स जी, जनाब बोलना चाहेंगे, बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ, 8 साल में सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि 8 साल पहले हम लोग मर्द शेर हुआ करते थे और 8 साल के बाद आज हमारी औरतें हम पे शेर हैं। ये बदलाव आया है और इसका बदलाव सीधा मोदी जी को जाता है कि उन्होंने 3 तलाक का जो मामला पास किया था। आज हमारे देश की महिलाएं, खासतौर पे मैं मुस्लिम, मैं मोदी जी का खास धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमें छुआ और हमारी घरवालियों को भी शेर बना दिया। अब मुझे तो नहीं समझ में आया मौलाना ने इसमें, जनाब ने इसमें तंज किया है या क्या किया, लेकिन उन्होंने क्रेडिट्स दिए हैं। ऑफ कोर्स मोहम्मद रफी अता तो इतनी देर चुप रहते ही नहीं। मैं आ रहा हूँ सर, मैंने आपका तारुफ कराया था आपका। इतनी देर मोहम्मद रफी अता नहीं चुप रहते हैं, पानी वानी इतनी देर में पी लेते हैं। जी जनाब, मैं ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन से हैं वो जी। देखिए, आपने बोला था अभी जो सरकार कैसी, एक साग स्वयंभू खुद सागता सरकार भी है, एक स्वयंभू राष्ट्रभक्त सरकार भी है इस देश में। जो वर्तमान सरकार है ना, स्वयंभू राष्ट्रभक्त सरकार है, क्योंकि अपने अलावा किसी को राष्ट्रभक्त समझती नहीं, वो अपने अलावा किसी को हिंदू समझती नहीं। वो सरकार जो इनके खिलाफ बोलेगा वो हिंदुओं का विरोधी होगा, वो देश का विरोधी होगा, वो भारत का विरोधी होगा। जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला तो समझ लो उसने किसके खिलाफ बोला। नहीं, यही है मानसिकता, ऐसी बना दी है कि जी जी। सर, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो बात कहेगा वही देशभक्त होगा। हाँ। क्या यासीन मलिक को देशभक्त बोल दें या ओसामा बिन लादेन को देशभक्त बोल दें?
आज छोड़ा छोड़ा बोलना मोहम्मद रफी देखिए, छोड़ा बोलना, हम बहुत सारे हम लोग हैं। देशभक्त बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को, हम देशभक्त बोलते हैं अशफाकुल्ला खान को, हम देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम को, हम देशभक्त जो बोलते हैं ना उन तमाम लोगों को जो अभी यूपीएससी में जो जीत के आए, जो पास आउट हुए हैं 20 मुसलमान, उनको देशभक्त बोलते हैं। हम देशभक्त बोलते हैं वो जो इस देश के लिए लड़ रहा है उसको देशभक्त बोलते हैं। हम उसको देशभक्त नहीं मानते जो जय श्री राम का नारा लगा के लोगों का कत्ल करता है। राइट जी जी। यूपीएससी में रैंक का 1 to 3 कौन है, आप बताओ, आपको पता है? यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है कल, उसमें 1 to 3 कौन है, आप बता दो। महिलाएं, 3 महिलाएं हैं, 3 में एक महिला है उसमें। वो इन्होंने कहा था जो, हाँ, मोदी जी ने महिलाओं को क्या बना दिया? शेर बना दिया। शेर बना दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं आप कभी आज मोहम्मद रफी अदा मैं रोकूंगा, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन के पास भी आ रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का चांस है, बीजेपी बोलेंगी जी। प्रतीक जी, जब भी विपक्ष को मुद्दा मिला, मौका अपने माइक सामने रखा तो मुद्दों की बात नहीं की। इसी प्लेटफॉर्म पर रोज चर्चा होती है कि मुद्दों की बात करें, और आज आपने विषय भी रखा है कि मोदी सरकार के 8 साल, जनता भी यहाँ है, एक्सपर्ट भी यहाँ है, हर एक चीज का आप खाता बही देख सकते हैं। और मैं तो कागज लेकर आया हूँ, इनको अक्सर कागज नहीं मिलते, मैं आज कागज लेकर के भी आया हूँ कि सरकार ने क्या काम किया है। देखिए, मोदी जी को जब सरकार मिली थी 2014 में, तो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति इस देश में थी। उस पॉलिसी पैरालिसिस से निकाल करके देश को दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम मोदी जी ने किए हैं, तो जनता कह उठती है मोदी है तो मुमकिन है, ये जनता कहती है, क्योंकि मोदी जी ने वैसे तमाम असंभव काम कर दिखाए जो इस देश में संभव नहीं थे। श्री राम मंदिर निर्माण का इतना बड़ा विवाद, एक झटके में उस पर जनता ने उसको स्वीकृति भी दी और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, वरना क्या क्या होते थे इस देश में। 370 असंभव सा लगता था, सामान्य तरीके से हो गया। काशी कॉरिडोर बना और इस देश के उन गरीबों के खाते जिनको चौखट तक नसीब नहीं थी बैंकों की, हाजी 15 लाख मिल गए, इनको नहीं 15 लाख मिले अभी तक, हम लोग सबको मिल गए हैं। वही तो बता रहे, अच्छे दिन भी आ गए हैं, 15 लाख मंदिर बना, 15 लाख मिल गए, 370 हटा, 15 लाख मिल गए, ऐसे ऐसे 15 लाख 8-10 बार मिल चुके हैं भाई। और सब देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, हो रहा है। क्या नाम हो गया? जो 70 साल में कांग्रेस की, वो ये 8 साल में उससे भी ज्यादा कर दिए हैं। देखिए, जनता है, मुझे मालूम है, उसको अपना उसका आकलन, ऑफकोर्स समाप्त करिए। मैं आपको देखिए, 2014 में 79,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज वो बढ़कर 1.5 लाख हुआ है। और ऐसे बहुत सारे काम है जिसको मैं गिनाने बैठूं तो कांग्रेस के लोगों को मतलब अपना पुराना हिसाब जब याद आएगा तो जनता भी उन पर हंसती हुई नजर आएगी। राइट, मुफ्त इलाज, राइट, मुफ्त इलाज, रसोई में धुआं नहीं, दशकों तक जो वोट बैंक की राजनीति थी, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका खत्म, और बेसहारा बच्चों के लिए सरकार खड़ी हुई जो कोरोना के समय में वो थे तमाम सारे क्षेत्रों में। सरकार कहती है कि अगर मेरा एक कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है तो वो यही है कि हमने आत्मविश्वास जगाया है और आम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास दिया है। जी मैं आ रहा हूं, बैठिए जी, आ रहा हूं। अल्लाह नहीं, आप इस हाथ को जरा मेरे हाथ इस सीने पे रख के आप आकलन करके बता दें 8 सालों में क्या हुआ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। क्या अभी दूसरी चीज आप बोलने, मैं तब बोलूंगा जब आप मुझे इजाजत देंगे। आप हुक्मरान, आप ही मालिक हैं, बोलने की इजाजत है प्रभु। सुनिए, एक शेर से शुरू करूंगा। वो जहर देता तो जग की निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो जग की निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो जग की निगाह में आ जाता। सो उसने यूं किया कि वक्त पे दवा न दी। तो उसने, मैं आ गया, तो उसने यूं किया कि वक्त पर दबा नहीं। ऑफकोर्स कांग्रेस नहीं, ऑफकोर्स जो आप बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। I will back out. He will speak a single word. अब ये I am not such. आप बोलिए। मुझे सर मैं विप्लव बोलने दे, विप्लव नहीं, विप्लव लेट हिम स्पीक, मैं दे दूंगा। नहीं बोला, खड़े रहिए, नहीं बोलेंगे नहीं। दूसरा शेर है,
8 साल के पॉलिसी पे एक दूसरा शेर कहूंगा। जी, आंकड़े नहीं होते तो शेर ही कह सकते हैं। आंकड़े भी है भाई, आंकड़े भी है, थोड़ा शांत रहो। कि बंद लिफाफे को सजा के यूं भेजा उसने, बंद लिफाफे को यूं सज- सजा के भेजा उसने हाँ। कि है जहर हाँ। पर लगता है जिंदा कर जाएगा। क्या बात है साहब, बड़ी अच्छी तबीयत है समय दीजिएगा। हाँ जी ठीक है जी। मैं कम आता हूँ न्यूज चैनल पे, हाँ। क्योंकि मुझे लेकिन एक बात बता दें, शांति से यहाँ बात करने की इजाजत अब आप बराबर देंगे आएंगे, और आप आप बराबर मुझसे आएंगे। निष्पक्ष पत्रकार से उम्मीद करता हूँ कि वो देंगे। प्रेशर बना दिया आपने। अब आइए, हाँ। अब आ रहे थे 8 भाई, साल, ये विचार 8 बोले साल नहीं। की बात। हाँ। 8 साल में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी डाटा भारत सरकार। पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई पूरे 70 सालों में मोदी सरकार। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पूरे एशिया में सबसे गिरी हुई है पूरे 70 साल में मोदी सरकार। कोरोना काल में लाशों को जिंदा लोगों को दफनाने की जगह मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली, मोदी सरकार। लाश को जलाने की इजाजत नहीं दी, मोदी सरकार। क्योंकि उसमें मैं बांट रहा था ऑक्सीजन, इसलिए बोल रहा हूं, बांट रहा था। गंगा की लहरों में जो लोगों को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान होता है कि लाश को जलाने की इजाजत न दी जाए, उसको दफनाया गया। अर्थव्यवस्था, जीडीपी की आकलन सर आप बता दीजिए। जीडीपी ठीक है मैं बोलने जाऊं, ठीक है तो इट्स 8 year of Modi government is a complete disaster for every sector. Listen, for the farmer, for the student, for the youth, for the women, for each and army sector, each and every. रुको जय श्री राम, आ गया जय श्री राम। रुको वन बाय वन, वेट विशाल जी। अरे रुको, नहीं हल्ला नहीं बचाएगा कोई। अमरीश सदान पहली बार आए हो क्या? हाँ? कि पेड़ से टपक गए नीचे, अभी भेजो ऊपर। विशाल, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शेर सुना रहे थे। क्या कर रहे हो यार? हाँ जी। कि बंद लिफाफे को कुछ यूं भेजा मैंने उसने। हाँ। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनकी कांग्रेस की सरकार बंद लिफाफा भेजती थी 1 रुपए का तो 15 पैसा पहुंचता था। सुनो, आज पाई का हिसाब होता है। अभी सुन लो, 20 लाख करोड़ रुपया 10 करोड़ किसानों के खाते में आज ट्रांसफर हुआ। पहले बात होती थी किसकी? 57% ने खाता नहीं देखा। आज जनधन अकाउंट, आज बात होती है मोबाइल की, आज बात होती है डिजिटल की। सुन लो, कुंडली खोल दूंगा तुम्हारी कुंडली खोल दूंगा। सुन तो लो, ये देखो दर्द, ये देखा दर्द नंबर। अरे शांत हो, सुन तो लो, सुनो ये देखो 15 पैसे का दर्द। मोहम्मद रफी था, सडाम मोहम्मद रफी था, सडाम आप भी बढ़िए। मोहम्मद रफी था। तो आज बात होती है जनधन की, डिजिटल पेमेंट की, मोबाइल की। आज चर्चा रसोई के धुएं की नहीं, उज्ज्वला की होती है। आज चर्चा ट्रिपल तलाक की नहीं, अधिकारों के लड़ाई की बात होती है। युवाओं के लिए 7 IIT, 7 IIM, 16 एम्स, जिसमें से 10 ऑपरेशनल है। सुन लो, और महिलाओं के लिए आज की डेट पे जो 350 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 70% महिलाएं हैं। किसानों के लिए मैं इनसे पूछता हूं, कांग्रेस के जो बंद लिफाफा सुना रहे थे कि तुम्हारे कार्यकाल में 2014 तक कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था? आया, एक मिनट, चुपचाप खड़े रहना। खड़े रहो चुपचाप। नहीं आऊंगा जी। क्या नाम है आपका? अनुष्का क्या करते हैं? हाँ जी, क्या कर रही हैं? जॉब कहाँ पे? राजेंद्र प्लेस, बिजनेस फंडिंग। जी, कुछ कहना चाहती इस मुद्दे पे? क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 6 सालों में क्या तब्दीली आई? आपने क्या महसूस किया?
मैंने सबसे ज्यादा फील किया कि हमारा जो कश्मीर था, जिसके उस पे सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ थी, वो अब इंडिया में आ गई है, तो मे बी वहाँ से सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आया। फर्क ज्यादा आया कश्मीर से, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो खत्म हो गई है। मे बी सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है। आपको लगता है कि कश्मीर अब ज्यादा अंग है भारत का और अब ज्यादा नजदीक है, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ जी। ये आपको लगता है? मैंने सही समझा ना? हाँ जी। राइट। मैं आया फिरोज भक्त साहब। राइट जी। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रतीक आपको और जो आपका चैनल है न्यूज 18 के तमाम दुनिया के टीवी चैनल्स पे जो पब्लिक में डिबेट होती है, आपने इसको नंबर 1 पब्लिक डिबेट बना दिया। इसका क्रेडिट आपकी दमदार, दिलदार, जानदार और शानदार आवाज को जाता है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। आप अब देखिए, शुरुआत हुई मुशायरे से। मैं भी एक थोड़ा बहुत टूटी फूटी शायरी कर लेता हूँ। बड़े वजनदार पे शायरी कर दें। मोदी जी के लिए एक शेर है, सुन लीजिए मेरे भाई, कांग्रेस के भाई सुन लीजिए। सभी लोग आजकल पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए आप भी पढ़ दीजिए। अरे मोदी जी के लिए एक शेर है। हाँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। देखिए फिरोज साहब, इस शेर को तो आप कत्ल मत करिए, ये बड़ा अच्छा, बड़ा वजनदार शेर है। फिर से पढ़िए इसको, रुक के पॉज के साथ पढ़िए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के लिए शेर मेरे दिल से निकला है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, सुनिए। मैं देखिए, आजकल बड़ा हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है। कल मैं एक टीवी चैनल पे गया था, तो वहाँ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे हिंदू मुस्लिम। कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, बोलने दीजिएगा। कोई नहीं, डिबेट है ये। एक मिनट, दम है तो सामने आके डिबेट करिए, अभी बात पूरी होने दीजिए। सब्र तहम्मुल से, धैर्य से काम लीजिए। मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम है, वो ये सरकार नहीं कर रही है, वो कांग्रेस वामपंथी कर रहे हैं। सारे मुद्दे वो लेके आते हैं और मोदी सरकार के ऊपर मर देते हैं। पहली बात, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, कहना चाहूंगा, पहला ऐसा दुनिया का वजीर आजम है, नाउ इज वर्ल्ड आइकॉन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं मोदी जी। और इनको 6 मुस्लिम देशों ने अपने सबसे बेस्ट अवार्ड दिए मोदी जी को। ये मोदी जी के क्रेडिट को जाता है। 2015 में वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी और मोदी जी ने, अभी हमारे भाई कह रहे थे हमें चूहा बना दिया, अरे चूहा नहीं बना दिया, जो खवातीन हैं उनके राइट्स उनको दे दिए, ट्रिपल तलाक खत्म करके। और बच्ची ने कहा था 370 का, बिल्कुल सही कहा। अब कश्मीर बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं, मुस्लिम समाज के ताल्लुक से हम बड़े आराम से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जैसा कांग्रेस के राज में 2 लाख छोटे बड़े दंगे हुए थे, अब ना बम फटते हैं, कभी अरे सुनिए, कभी बम फट रहा है सरोजनी नगर में, कभी इंडिया गेट पे फट रहा है, कभी यहाँ कनॉट प्लेस में। अब बड़ा हम सेफ हैं। सुनिए, इस बात को पूरी कर रहा हूँ। और आखिर में कहना चाहूंगा, ये शेर, ये मैं आपका बहुत शुक्रिया मेरा आपको। जी औरंगजेब, मैं आ रहा हूँ जी। बड़ी हाँ औरंगजेब जी। क्यों भाई, आपको तकलीफ हो गई क्या औरंगजेब से? तकलीफ हो गई क्या औरंगजेब से? बड़ी खुशी की बात है कि आपने कम से कम हमें भी बुलाया। मैं भी एक शेर से आपको जो शुरुआत करूंगा। ये आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। ये आंधियां सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? किधर से आना हुआ? बिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली जी। बहुत अच्छा, बहुत आप खड़े रहे, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक भाई, मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि सबका जवाब मुझे देना है। हाँ जी, दीजिए। ये आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। हाँ। ये आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, जो साख बचेंगी वो लचक जाएंगी। क्या बात है। जो साख बचेगी वो लचक जाएंगी। हाँ। बस तुम्हें भी आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा, जब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बात। जब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए, ये मोदी जी के लिए था, राहुल जी के लिए नहीं था, आपके अमित शाह जी के लिए था, ये बाबा योगी जी के लिए था। सुन लीजिए। और सबसे बड़ी सुनिए, पहले बात कीजिए, समझिए, सुनिए। यहाँ पे औरंगजेब की एक गलत आप लोग के बीच में फैला दिया गया। बस औरंगजेब पुरानी हिस्ट्री। अरे अगर चलना है तो चुंगवंश में चलो, बिरदरथ को उठा के देखो, हर्ष को उठा के देखो। अगर देखना है तो चोला को देखो, कितने मंदिरों को तोड़ा, कितना उन्होंने हिंदुओं को मारा। बात मत करो इससे बात करो तो फंस जाओगे। सुनो, बोलने दीजिए। बैठिए यहाँ पे।
इतिहास चोला ने कौन सा मंदिर तोड़ा? चोला ने कौन सा मंदिर तोड़ा? भैया जी गलत। इतिहास का तथ्यों से शेरशाह ने चोले तोड़ा। एक एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ। अरे चोला का एक एग्जाम्पल बताओ। बैठो विशाल जी, बैठो। चोल सुदूर मैं बता देता, मैं सुदूर दक्षिण के, सुनिए मैं बोल लूं, मुझे जो गलत है वो सही करना पड़ेगा। सुदूर दक्षिण के चोल जो कि उपाधि लेते थे। अरे सुनिए औरंगजेब, विशाल प्लीज औरंगजेब बैठिए, मैं आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस। एक मिनट चलो। चोल सुदूर दक्षिण के वो लोग राजा, गंगैकोंड चोल। अब सुनिए, बंगाल की विजय के बाद गंगैकोंड चोलपुरम बोलो। देखिए फैक्ट्स को पहले फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ मत करिए। आपको बोलने में मैं पूरे कोई नहीं कर, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं। जी ऑफकोर्स जी, मैं आऊंगा औरंगजेब आऊंगा। प्रतीक जी, एक शेर का दौर चला तो अंतिम शेर मैं भी कह दूं कि लाख चेहरे बदल कर आ जाते हैं ये, लाख चेहरे बदल कर आ जाते हैं ये। आंकड़ा है कि कमबख्त झूठ बोलता नहीं। आईना शब्द था, मैंने उसको आंकड़ा बताया। और मैं तुम्हें शेर दे देता हूं एक, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर हुआ। आज पैनल बड़ा है और चर्चा ये है, ये जो 8 साल है बेमिसाल कैसे। सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो ऐसा। हो चल पड़े हैं हम कैसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ। चल पड़े हैं हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ। लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये जमाना कहाँ। ये समा है कैसा मुस्कुराने जैसा, जागी बारिशें है हर जगह। ओ ये नशा है कैसा डूब जाने जैसा, धीमी बारिशें है हर जगह। गजब का है ये दिल, गजब का है ये दिल, गजब का है ये दिल, देखो जरा। गजब का है ये दिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुमने जो आज गंगा मैया कहा उससे मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई। गंगा मैया किस लिए कह रहा हूँ सर। और बस एक बार मतलब गंगा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब सारे काम निपट जाएं तब गंगा नहा ली जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बातचीत का सिलसिला एक बार से फिर से शुरू करता हूं। विप्लव, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन पैनल में अभी कई ऐसे लोग हैं जो अभी बाकी हैं। आज 8 साल, मैं दे रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। 8 साल बेमिसाल, और बात हो रही है कि कौन कौन सी चीजें उपलब्धियों के रहे 8 साल। उन्होंने कहा मोदी सरकार के 3 साल कैसे रहे आकलन के लिए। कारोबार, ईज ऑफ डूइंग वर्क, ऑफिस के कामकाज में या बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट के लिए कामकाज में सुविधा हुई, ये एक बात है। विश्व में कितना दमखम पैदा किया देश ने, मान सम्मान साख, इस पर बातचीत। अर्थव्यवस्था को लेकर, और जो कोरोना के बाद जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें तमाम सारे लोगों ने सरकार को ऊपर रखा है। हाँ, एक बात जरूर है, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार फंसी हुई नजर आती है। जी, आपने क्या सोचा था कि सब अच्छा बोलूंगा मैं? जो जहां फंसा है वो वहां बोलना जरूरी है। ऑफ कोर्स आई विल कम, ऑफ कोर्स। मैं कश्मीर का मुद्दा 370 को खत्म करने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। 1 महीने में 6 हत्याएं हैं,
टारगेट किलिंग है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा पूर्वी कश्मीर वाले के पास। नो, आपका नंबर नहीं है, वकील को मैं खड़ा कर जाऊंगा। आयुष, आपको क्या लगता है सरकार के आकलन को लेकर 8 साल? सबसे पहले तो हम लोगों को सोचना होगा कि प्रजातंत्र में सरकार की सक्सेस की प्रामाणिकता चुनाव के अलावा जनता में विश्वास पे जीती जाती है। क्या बात। और यहाँ जो जनता विश्वास दिखा रही है उससे पता चल रहा है कि ये सरकार कितनी सक्सेसफुल। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आप देखिए तो जब से 2014 से एक सरकार आई है, 1486 जो बेकार पड़े लॉज थे उन सबको हटाया गया है। कितने लोगों को केसेस खत्म हुए होंगे ये हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसी भी जगह चले जाइए आज रोड इतनी बिछती जा रही है। ये सरकार ऐसी है जो 2014 के बाद आने के बाद ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए काम किया है। यानी जो खुले में शौच होता था, मैं यकीन मानिए मैं 25 साल से टेलीविजन की पत्रकारिता में हूं और अक्सर ऐसा होता था कि गांव से लौटते समय, पुरानी साहब इस बात को, मेरी बात को बहुत गहनता से समझेंगे, और मैं जब लौट रहा होता था गांव की तरफ से और गाड़ी की लाइट जल जाती थी और गांव के, हाँ आप समझ गए मेरी बात, इशारा, गाड़ी की लाइट जल जाती थी और बहनें जो शौच कर रही होती थी वो उठ जाती थी। यकीन मानिए अगर सरकार को, मैं बिल्कुल एकदम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन मैं एक बात कहना, अगर 100 में 100 नंबर भी देने हो ना तो 100 में मैं 1000 नंबर दे दूं। बहुत बड़े बड़े नेताओं का काफिला निकलता था गांव की सड़कों के बाहर से और वो औरतें लाइन से बैठी होती थी, शाम को उठ जाती थी। यही विरोधियों की जलन है। हाँ, यही विरोधियों की जलन है जो आज विरोध के तट पे खड़े हुए हैं ना, जो मोदी विरोध के, वो यही है। राइट, मैं आया, ऑफ कोर्स पुराणी जी बोलेंगे, प्लीज कंप्लीट। प्रतीक भाई, विरोध करने के लिए विरोध करना, राजनीति करने के लिए करना एक बात है, लेकिन समझना ये होगा और सोचना ये होगा कि अगर कोरोना काल से पहले उन सब लोगों के बैंक अकाउंट ना खुले होते तो कोरोना में जो डायरेक्ट उनके बैंक में पैसे गए हैं उन सब गरीबों का क्या होता। ये हम सबके सोचने की बात है कि 2014 के बाद आकर एक सरकार को आज बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर पहले की सरकारों ने किया होता तो आज हमारा देश 50 साल और आगे पक्का होता। आप किसी क्षेत्र की बात तो कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे एजुकेशन हो, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, वकील हो चाहे टेलीविजन हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात कीजिए, अगर पहले हम 19 पे थे तो आज 31 पर है। ये इस सरकार की उपलब्धियां हैं और अगर ये सरकार लंबे समय तक टिकी रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु पूर्ण बन के रहेगा। आलोक पुराणी, कासिम मैं आ रहा हूँ जी, सोना नहीं जी। देखिए ठीक है, आराम से, कूल डाउन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी मूलतः कांग्रेस के नेता हैं। अजीब सा क्यों लगता है आप महान? आराम से, अरे तो प्लीज कूल डाउन। पानी लो ना, इसको दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जगह पर रहिए। अरे सुनिए भाई, मेरी सुन लीजिए। अरे भाई मेरे पास मेरी सुन लीजिए। एक मिनट, प्राणी जी इधर आओ। अरे भाई प्लीज, हेलो भाई एक मिनट जी। देखिए मोदी जी ने क्या काम किया। मोदी जी बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं। वो मनमोहन सिंह की सारी कॉपी कांग्रेस के दफ्तर से ले आए और उसको और अच्छी राइटिंग में लिख के एग्जीक्यूट करके जमीन पर दिखा दिया। भाई अरे क्या कर रहे हैं, आइए ना यहाँ पे जी, क्या कर रहे हैं? मोदी जी मूलतः कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने 70s में नारा दिया था। एक मिनट होल्ड ऑन। अरे भाई आराम से जी। मोदी जी ने कांग्रेस के नेता हैं और 70s में नारा दिया था कांग्रेस ने गरीबी हटाओ। 50 साल बाद मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं बहुत सिंपल से 3 लाइनों में। 8 सालों में अगर आप देखें तो जो इंडिया की इकोनॉमी का अमेरिका है 5 करोड़ के लोग के आसपास बहुत मजे में है और 80 करोड़ लोगों के खाने पीने का इंतजाम मोदी जी ने कर दिया है। सुबह शाम दाल चावल मिल जाता है। बाकी जो 40-45 करोड़ का मिडिल क्लास है वो अटका लटका और भटका हुआ है। लेकिन मोदी जी आश्वस्त हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो जिसकी तरफ इशारा करें, मिडिल क्लास जो है वो उसको अभी उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं अधूरी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 5 करोड़ वाले को तो फुल मौज है,
नीचे वाले को मौज नहीं, खाने पीने का इंतजाम है। जो बीच वाला है करीब 40 करोड़ का, खाने पीने का इंतजाम और मौज उसकी नहीं हो पा रही है। लेकिन मोदी जी इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि यह 40 करोड़ कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए आप आराम से देखेंगे कि कांग्रेस के दफ्तर से वो कॉपी लाएंगे, बेहतर राइटिंग में लिख के पेश करते जाएंगे। और ऐसा मेरा अंदाजा है कि नीचे वाला 80 करोड़ और ऊपर वाला 5 करोड़ उनके साथ है। मिडिल क्लास की बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। मिडिल क्लास की चिंता नहीं। ऑफ कोर्स। अरे रुकिए मोहम्मद रफी जी, लास्ट डिबेट का पैनलिस्ट बोलने दिए। मोहम्मद रफी अदा बोलने दिए जी। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव सिविलाइजेशन और संस्कृति को लेके है मोदी जी के लिए, क्योंकि मैं आता ही उस जगह से हूं जो कश्मीर से, जो हमारी संस्कृति का उद्गम स्त्रोत्र है, जहां से हमारी सिविलाइजेशन, ग्रीक ने बोला कि कश्मीर से शुरू हुई। मैंने नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना था एज अ सिविलाइजेशनल हीरो, जो कि सिविलाइजेशनल करेक्शन करेंगे। बहुत कुछ किया, धारा 370 को निरस्त करना, जो पिछले 70 साल से जो इंटीग्रेशन भारत की कंप्लीट नहीं हुई थी कश्मीर की, जो कहते हैं कि नहीं हुई थी, जबकि कश्मीर हैज ऑलवेज बीन, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग रहा है, रहेगा। कोई आए कोई जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन धारा 370 जिसको कंप्लीट इंटीग्रेशन को जो रोकता था, उसको निरस्त करना एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल कदम था। अनफॉर्चुनेटली, देखिए, मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखूंगा, मैं किसी भी पक्ष पे ना बोल के, मैं आज कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू समाज की तरफ से, कश्मीर के समाज की तरफ से बोलूंगा, धारा 370 को खत्म करना एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन था मोदी सरकार का। लेकिन धारा 370 निरस्त करने के बाद जो डी फैक्टो इस्लामिक जिहाद वहां पे था, उसको खत्म करने के लिए मोदी जी के कदम बहुत ही कमजोर हैं। वो आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है वहां पे जिहाद हो रहा है, और जिहाद को रिकॉग्नाइज करना और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो जेनोसाइड है, उसको एज ए जेनोसाइड ट्रीट करना, ये पहला कदम होगा कश्मीर को फुली इंटीग्रेट करने में भारत के साथ। ये मेरी उनके, बाकी ये जो डेवलपमेंट के इंडिसीज हैं, इन्फ्लेशन है, अब कोई आम आदमी पार्टी वाला फ्री में दे दे, या कांग्रेस ने क्या किया है, श्रीलंका की इन्फ्लेशन इंडेक्स 39.1% आज इन्फ्लेशन रेट है। भारत अपने में बहुत शक्तिशाली समृद्ध देश बनता है लोगों से, हमारे कर्मठ लोग हैं, ये करेंगे और भारत आगे बढ़ेगा, अग्रसर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी उसको सहारा देंगे। पुनून कश्मीर का ये स्टैंड है, जो वहां पे आंदोलन चल रहा है, लोगों ने कहा कि इससे बाद इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जो कि लाल चौक पे चल रहा है जी। 1 महीने में 6 हत्याएं हो रही है, टारगेट किलिंग्स हैं, उसमें कश्मीरी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है सर जी, और टारगेट किलिंग्स हो रही है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ मॉन्यूमेंटल है। नहीं, मैंने बोला मॉन्यूमेंटल डिसीजन आर्टिकल 370 को निरस्त करना था। आर्टिकल 370 के बाद जिहाद को ना रिकॉग्नाइज करके जिहाद को वहां पे पनपने देना, वहां की जो स्टेटेड पॉलिसी इंडियन स्टेट की रही है, और ये कोई नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया का डीप स्टेट की पॉलिसी रही है कश्मीर में कि आप वहां पे पैसे पंप कर दीजिए, आप जिहाद को वहां पे छुटला देंगे। जिहाद पनपता है क्योंकि उसको इंडियन स्टेट छुटलाता है। राइट, नाउ यू प्लीज रिप्लाई, जो कश्मीर पे इनका बात है जी, बोलिए। मुझे लगता है प्रतीक जी कि कम से कम थोड़ा सा ढंग के लोगों को बुलाया करें, ताकि डिबेट मैं यही सोच रहा हूँ, ढंग के लोगों को बुलाया करें। बिल्कुल। व्यक्तिगत इस प्रकार की टिप्पणी जब सामने माइक नहीं हो तब भी इस प्रकार का बोलना, यह दर्शाता है कि कांग्रेस में मूर्खों की कमी नहीं है। आंकड़े जब नहीं है, शेरो शायरी करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अच्छे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हो, अपने पक्ष में तर्क और तथ्य रख रहा हो, तो उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब मैं आता हूं, अर्थव्यवस्था का बहुत सारा जिक्र हुआ। आज देश में 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा है, भंडार है भारत के पास। एक पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे, विदेशी एफडीआई जो आया 500 अरब डॉलर का इसी साल का एफडीआई है, सर्वोच्च स्तर पर है एफडीआई। आज रोजगार की बात हुई, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना ने इस देश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर खड़ा किया है, एक आत्मविश्वास दिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक ताकत दिया है। और इस देश में बेसिक शिक्षा की बात कर लीजिए, पूरे 70 साल में 6.37 लाख स्कूल बने थे। 8 साल में मोदी सरकार ने 6.53 लाख करोड़ प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी भारत ने दिया है। अभी आपने कहा कि सबसे पहले जो मोदी जी के जो 8 साल का कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, आप ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया। उन्होंने क्यों किया? प्लीज आ रहा हूं जी। डिमोनेटाइजेशन किया, उनका कहने का मतलब ये था कि आतंकवादियों के पास बहुत पैसा है, बहुत ब्लैक मनी हो गया।
आज स्विस बैंक में आप जाके देखें, स्विस बैंक में जो पैसे थे ब्लैक मनी वो डबल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के पास पैसा नहीं जाता है, उसके बाद से कितने आतंकवादियों के पास पैसा गया वो पन पे। उसके बाद से हम देखो गरीबी में क्या हालात हुई। उसके बाद 370 पे आते, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है, 370 पे आते। उन्होंने कहा कि 370 धारा को हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद से आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, उनके पास से पैसे का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखो 370 हटने के बाद से खास कर आप उठा के देखो तो 20% जो है पहले से टेररिस्ट एक्टिविटी जो बढ़ चुका है। आप कश्मीर में जाके देखो, आए दिन कितने जो है वहाँ पे जो है वहाँ पे कितने सारे जो है वहाँ पे अटैक हो रहा है। आप कश्मीर में जाके देखो 3 भागों में बांट दिए, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया वहाँ पे, क्या क्या वहाँ पे कर दिया। डिबेट इज ओवर, डिबेट नो पॉइंट हमने लिया। 8 सालों में अगर एक परंपरा बदली है तो ये कि पहले ये माना जाता था नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं हो सकता, ये मान लिया गया था सरकारों द्वारा। लेकिन अब ये 8 सालों में आया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। और नंबर 1, थोड़ा आंकड़े पढ़ के आया करो। 21% गरीबी थी 2014 में, आज 10% है। एक्सट्रीम गरीबी 1% से कम है। और आज का डाटा है ग्रोथ रेट 8.67%, पिछले साल था 6.67%। नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टअप में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 2, आज भारत बिजली कनेक्शन के मामले में 161 देशों में 22वें नंबर पर है। और आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, उसमें 33 नंबर पर आ चुका है। ये है भारत की उपलब्धि। राइट। भारतीय किसान यूनियन। प्रतीक भाई, सब नहीं, सारे लोगों ने अपने अपने आंकड़े गिनवा दिए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश के जितने लोग हैं बीजेपी माइंड है। कल जो राकेश टिकैत पे हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वह मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। 750 किसानों की शहादत हुई है, 750 किसानों की। इस देश के किसान को कुचलने की बात हुई है, कुचलने की बात। प्रतीक जी बैठिए। आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता है, जनता अपने हिसाब से करेगी। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो पीछे। आपके मन से औरंगजेब के बारे में यहाँ पे तारीफ की गई, आपके मन से, और आपने सुना। आपको बोलना वो बोलिए। जी मैं बोलूंगा। अगर हमारे आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर औरंगजेब की कोई अगर तारीफ करेगा तो मैं विरोध में खड़ा हूँ। मेरा नाम संतोष तिवारी है और मैं यूपी से आया हूँ, और मैं बिल्कुल का विरोध करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये औरंगजेब का देश नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये आजादी का देश है, गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, ये औरंगजेब का देश नहीं है, कलाम का भी देश है। जो बोलेगा उसका विरोध होगा। बिल्कुल। राजतंत्र कोई हो, चाहे वो मुगल हो, कोई हो, प्रजातंत्र के आगे नहीं है। बाबूजी को राइट है उसमें प्रजातंत्र। बाबूजी कह सकते हैं कि राजा अच्छा नहीं है, ये प्रजातंत्र कह सकता है। आप खड़े रहिए चुपचाप, प्रवक्ता मत बनिए। जी मैं आया, ऑफकोर्स। हाँ जी बोलिए। ये मुदस्सिर का भी देश है, ये उस औरंगजेब का भी देश है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाते हुए प्राण दिया। ये अशफाकुल्लाह खान का भी देश है, ये अब्दुल कलाम आजाद का भी देश है। और ये किसी मुगल का देश नहीं है, मुगल आक्रांता थे हैं। कुछ और 2 आंकड़ों की बात चली, थोड़ा बोलने देंगे भाइयों। बोलिए। आंकड़ों की बात चल रही थी। बोलिए आप सर, बोलिए। आंकड़ों की बात चल रही थी। मैं 2 आंकड़ा रखना चाहता था, जो कि मैं बोलिए सर। सर को ले लीजिए। नहीं सर का पहले बोलिए। आपको बोले हैं तो बोलिए। हाँ। 2 आंकड़े जो मैं रख नहीं पाया। एक कानून लाया गया इस देश में किसानों के लिए, उस कानून के वजह से 750 से ज्यादा किसानों की हत्या हुई है यहाँ पे, इसी दिल्ली के बॉर्डर पे। दिल्ली के बॉर्डर पे वो न तो कांग्रेसी थे, न भाजपाई थे, वो देश के किसान थे। दूसरा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी एक वीडियो आया कि वो ड्रोन से कुछ देख रहे हैं। मैं चाह रहा था कि काश ये ड्रोन उस 50 लाख कोरोना से मरे लोगों को भी देख पाता। 50 लाख का आंकड़ा है WHO का, आंकड़ा नहीं है। सर सुनिए, वो मरने वाले कांग्रेसी या भाजपाई नहीं थे, वो देश के लोग थे जिन्हें दवाई, ऑक्सीजन उनको मौत के मुंह में उतार दिया। सरकार एक शेर से खत्म करूंगा। आंकड़ा होता सुन लेता, शेर नहीं सुनूंगा। प्लीज गो इधर पांडे जी वहाँ चलिए यहाँ आइए। जी, मोदी सरकार देश में किसानों के प्रति सबसे संवेदनशील सरकार है। आज ये 11वीं किस्त में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पहुंच गया। उन लोगों तक 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सम्मान निधि के रूप में पहुंचे हैं। और सुन लीजिए, ये किसानों के ही सम्मान की बात थी कि किसान कानून को भी मोदी जी ने वापस लिया। ये मोदी जी की शक्ति है, मोदी जी की दृढ़ आत्मविश्वास है। और दूसरी चीज ये कह रहे थे 7 लोगों की किसने हत्या कर दी, एक गोली नहीं चली। लाल किले पर किसानों की आड़ में कितना बड़ा खेल हुआ, लेकिन हमारी सुरक्षा बलों ने देश के नागरिकों के ऊपर एक पत्थर तक नहीं चलाया। उसके बाद ये आरोप लगाते हैं मोदी जी जितना बड़ा दिल कर ले कांग्रेसी तो इस देश का भला हो जाता, केवल अपना पेट भरते रहे। जी भैया, सबने बहुत शेरो शायरी सुनाई। अरे सुनो, सबने बहुत शेरो शायरी सुनाई। मैं एक दोहे से अंत करना चाहूंगा कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। तो हमारे देश के जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, तमाम पार्टियों के नेता लोग हैं, सब लोग जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उन सब का सम्मान है, सबको प्रार्थना है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, प्रतीक जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत कुछ कहा गया मोदी जी के लिए, अच्छा भी बुरा भी। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तारीख में मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, शानदार, जानदार, वफादार, कामदार, अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम अब तक नहीं आया है। उसकी कदर कर लो, वरना वो झोला लेके पहाड़ों में चला जाएगा। जब काम की बात होती है तो तुम मोबाइल देखते रहते हो। देखिए मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर है। नरेंद्र मोदी जी को हमने सिविलाइजेशनल हीरो, संस्कृति का सम्राट बना के चुना है। उनको संस्कृति के लिए ही काम करना चाहिए। डेवलपमेंट इंडिसेस भारत हमेशा आगे रहेगा। देखिए प्रतीक जी, सागर की भी अपनी सीमा होती है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि सुशासन गरीब के कल्याण के लिए वो 24 आवर्स। सर जी, ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी आज जो वोट चंपावत में है, पुष्कर सिंह धामी, ये उनने मेरा कार्ड बना रखा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आज